Greetings everyone. This video is sponsored by Legaturam MUN. If you are interested in public speaking, debates and MUNs or want to improve your vocabulary, then Legaturam MUN is the right choice. You can also register for it in the link given below. And first of all, it's free if you give the code AgriculturePedia in the reference box. Go and check it now in the description box. वेलकम टू एग्रीकल्चरपीडिया। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है और मैं आज आपको प्रैक्टिकल का एक टॉपिक मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन के बारे में बताऊंगी। ये टॉपिक सिर्फ एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कहीं पर भी हेल्थ केयर से रिलेटेड अगर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं या नीट या 10th 12th यूपीपीएससी या यूपीएससी पीएससीज, इन सब में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जो जनरल टर्म्स हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहला टर्म आता है दोस्तों स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन मतलब होता है कि अगर आप किसी भी आर्टिकल मींस कोई भी वस्तु है उसे या किसी सरफेस को या किसी मीडियम को, अब हम मीडियम वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, जहां पे हम मीडियम में लैब में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करते हैं फॉर स्टडिंग पर्पस। उन सबको अगर हम दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल इरेडिकेट कर देते हैं, फ्री कर देते हैं, दोनों फॉर्म्स में, वेजिटेटिव एंड स्पोर फॉर्म। अब ये दोनों फॉर्म्स क्या होते हैं ये मैं भी आपको बताऊंगी। इन दोनों फॉर्म्स में ही बैक्टीरिया मर जाता है, उसको हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। इट मींस स्टेरिलाइजेशन में आप कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कर देते हैं जितनी भी माइक्रोस्कोपिक लाइफ है उसको। और इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है जब हम हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, क्योंकि जितने भी सर्जिकल टूल्स हैं उन सबका स्टेरिलाइजेशन बिफोर द यूज ऑफ देम इज अ मस्ट। उसके बाद एक टर्म आता है दोस्तों डिसइंफेक्शन। तो डिसइंफेक्शन के अंदर भी आप पैथोजेंस को, पैथोजन मतलब होता है, देखिए तोड़िए इस वर्ड को, पैथोज एंड जेन। पैथोज मीन्स डिजीज, जेन मीन्स जेनेसिस, मतलब कि किसी भी डिजीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म। तो अगर आप किसी भी डिजीज के कॉजल ऑर्गेनिज्म यानी कि पैथोजन को मार देते हैं, लेकिन इसके अंदर अगेन एक बीच में एक क्लॉज है कि इसमें स्पोर्स नहीं मरते हैं। तो अगर आप किसी भी पैथोजन को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है, उसको हम डिसइंफेक्शन कहते हैं। और इस केस में सारे ऑर्गेनिजम्स मरे ये जरूरी नहीं है, लेकिन इतना नंबर आप रिड्यूस कर देते हैं उन पैथोजेंस का कि वो आपको डिजीज कॉज नहीं करेंगे। देखिए इसमें एक चीज समझने वाली ये है कि हर अमाउंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज नहीं करता। एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको चाहिए होता है डिजीज कॉज करने के लिए, जिसको हम इनोकुलम पोटेंशियल कहते हैं। वो मैं आपको ये टर्म आगे मैं डिस्कस करूंगी इसको। तो डिसइंफेक्शन में आपको जो इनोकुलम पोटेंशियल है, जितना अमाउंट आपको चाहिए उससे कम में रिड्यूस हो जाता है। अब एक और टर्म मैंने यहाँ पे यूज किया था, स्पोर्स। तो जो बैक्टीरिया होता है उसके दो फॉर्म्स होते हैं, एक वेजिटेटिव फॉर्म और एक स्पोर फॉर्म। स्पोर फॉर्म में बैक्टीरिया बिल्कुल डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है। डॉर्मेंट स्टेज मतलब वो कोई भी बहुत एक्टिव अपनी एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं करेगा। जो मिनिमल एनर्जी उसको चाहिए होती है उसी को वो यूज करता है, सिर्फ रेस्पिरेशन करता रहता है। देयर इज नो रिप्रोडक्शन, कहीं पे भी वो ग्रोथ नहीं करता है, उसको हम स्पोर फॉर्म कहते हैं। अब बैक्टीरिया स्पोर फॉर्म में जाता क्यों है? जब कभी भी बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाती हैं तो बैक्टीरिया को ये पता होता है कि अभी वो ग्रो करेगा तो उसको एनवायरमेंटल कंडीशंस ग्रो होने नहीं देंगी, तो वो अपने आप को एक डॉर्मेंट फेज में ले आता है। और जब कभी भी एनवायरमेंटल कंडीशंस ठीक होती हैं, बेहतर होती हैं, तो तब वो स्पोर फॉर्म से इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड इट स्टार्ट्स ग्रोइंग। तो ये तो बात हुई स्पोर फॉर्म की। उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म लेंगे सैनिटेशन। सैनिटेशन जो है ये अगेन एक बहुत ही कॉमनली वर्ड ये यूज हो रहा है ये आजकल। तो इसका मतलब होता है क्लीनिंग। मतलब आप जितने भी विजिबल कंटामिनेशन है, डेब्रिस है, उन सबको हटा देते हैं
और जो नंबर ऑफ जर्म्स है सरफेस पर उसको आप क्लीन करते हैं। उसके बाद एंटीसेप्टिक्स एक वर्ड है जो बहुत कॉमनली यूज होता है। ये केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं जो कि आप लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको कहीं घाव लग गया है तो आप क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक उसके ऊपर यूज करते हैं ताकि जो ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उसको आप अरेस्ट कर सकें और फर्दर इन्फेक्शन को रोक सकें। सो एंटीसेप्टिक्स आर बेसिकली यूज्ड इन रिलेशन टू लिविंग टिश्यूज। उसके बाद दोस्तों टर्म आता है एसेप्सिस। तो एसेप्सिस कोई भी ऐसी टेक्निक जो आपको अनइन्फेक्टेड टिश्यूज में इन्फेक्शन को रोकने में मदद करती है उसको हम एसेप्सिस कहते हैं, उस प्रोसेस को हम एसेप्सिस कहते हैं। तो अब मैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगी, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। देखिए हर चीज पर सेम मेथड लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज को हम या तो बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं या हम बहुत ज्यादा हीट से उसको ट्रीट करते हैं तो हो सकता है कि उसकी जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं काम करने के लिए वो भी हम खत्म कर दें। तो उसको हमें सेफगार्ड करना है और साथ ही साथ हमें सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना होता है। तो अब मैं एक फ्लो चार्ट आपको बताऊंगी जिसके थ्रू मैं ये देखिए फ्लो चार्ट है, इसके अंदर हम जो मेथड्स देख रहे हैं वो हैं फिजिकल मेथड्स और केमिकल मेथड्स। जैसा नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, फिजिकल मेथड्स में आप सिर्फ फिजिकल चीजों को अप्लाई करते हैं, देयर इज नो यूज ऑफ केमिकल इन इट। तो फिजिकल चीजों में या तो आप हीट अप्लाई करते हैं या आप रेडिएशंस देते हैं या फिल्ट्रेशन की प्रॉपर्टीज या फिल्ट्रेशन के मेथड्स को आप यूज करते हैं। So one by one we'll discuss all of them. So we'll just go through with the outlines of this and then I'll be discussing all the methods in detail in my further video. तो physical method में सबसे पहला है heat. हीट में भी दो तरीके की हीट होती है, या तो आप ड्राई हीट यूज करते हैं या आप मॉइस्ट हीट यूज करते हैं। मतलब हीट के साथ साथ आप मॉइस्चर भी यूज कर सकते हैं, पानी का भी आप यूज करते हैं। तो ड्राई जो मेथड होता है ड्राई हीट के अंदर या तो आप ड्राई ओवन यूज करते हैं या आप इंसिनरेशन करते हैं और इसी से इन दोनों मेथड से आप स्टरलाइज करते हैं। अगर आप मॉइस्ट हीट यूज कर रहे हैं तो आप प्रेशराइज्ड स्टीम यूज कर सकते हैं या फिर आप बॉइलिंग वाटर यूज कर सकते हैं या वाटर को हीट करके आप काम में ले सकते हैं या आप पास्चराइजेशन करते हैं जैसे कि आप दूध में करते हैं। उसके बाद जो मेथड आता है फिजिकल में वो होता है रेडिएशन। रेडिएशन भी दो तरीके से हो सकता है, या तो आप आयोनाइजिंग रेडिएशंस यूज कर रहे हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्या होते हैं, जिसमें जो एटम्स है दे आर कन्वर्टेड इनटू आयंस। आयंस में कब बदलते हैं, या तो आप इलेक्ट्रॉन लेते हैं या आप इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। सो दे आर चार्ज्ड। एटम और आयन में ये डिफरेंस होता है कि आयंस जो होते हैं वो चार्ज्ड होते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे या वो इलेक्ट्रॉन लेंगे। दूसरा होता है नॉन आयोनाइजिंग, जिसके अंदर पेनिट्रेट कर जाती है जो आपकी रेज होती हैं सीधे सीधे, एंड दे मे रिएक्ट विद डीएनए ऑल्सो। जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो थायमीन का डाइमर बना देती हैं और उस तरीके से वो जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को रोक देती है। तीसरा तरीका होता है फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन में आप अलग अलग तरीके यूज कर सकते हैं। जो आप मटेरियल यूज कर रहे हैं फिल्ट्रेशन के लिए उसके बेसिस पर फिल्ट्रेशन भी अलग अलग तरीकों का होता है। एंड नाउ वील कम टू केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में दो तरीके होते हैं, या तो आप गैसियस फॉर्म में किसी केमिकल को यूज करेंगे या फिर आप लिक्विड फॉर्म में करेंगे। गैसियस फॉर्म में हम वेपर फेज डिसइंफेक्शन भी कहते हैं इसको। तो आप मोस्ट कॉमनली फॉर्मेल्डिहाइड या इथाइलिन ऑक्साइड यूज करते हैं, और लिक्विड फेज अगर यूज कर रहे हैं आप तो देयर आर मेनी डिफरेंट केमिकल्स व्हिच कैन बी यूज, जैसे कि अल्कोहल की फैमिली यूज कर सकते हैं आप, या हैलोजेंस या फिनॉल्स या फिर एल्डिहाइड्स। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग अबाउट देम और स्टडिंग अबाउट देम वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड में देखिए सबसे इजी जो हमारे घरों में भी तरीका यूज होता है, जो पुराने जमाने से यूज होता आ रहा है, दैट इज सनलाइट। क्योंकि ये सबको पता था कि जो सनलाइट होती है वो जर्मिसाइडल उसके इफेक्ट्स होते हैं, मतलब वो जर्म्स को किल करती है। नाउ सेकंड इज हीट। तो सेकंड ये जो हीट है ये बहुत ही इफेक्टिव और बहुत रिलायबल प्रोसेस होता है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, ड्राई हीट या मॉइस्ट हीट ये दोनों यूज कर सकते हैं।
प्रिंसिपल दोनों का सेम होता है। प्रिंसिपल क्या होता है कि जो ड्राई हीट होती है वो प्रोटीन को डीनेचुरेट कर देती है। ड्राई हीट जो है वो डीएनए को भी डैमेज कर सकता है साथ साथ, और जो मॉइस्ट हीट होता है वो बेसिकली प्रिंसिपल उसका यही होता है कि वो डीनेचुरेशन और कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स कर देता है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये जो हीट किलिंग प्रोसीजर्स होते हैं इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको हम प्ले करते हैं उनके साथ, कभी एक बढ़ा देते हैं कभी एक घटा देते हैं, और उन्हीं के बेसिस पर हीट किलिंग प्रोसीजर्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो वो कौन से होते हैं आइए ये जान लेते हैं। तो सबसे पहला होता है टेम्परेचर और ड्यूरेशन। अब टेम्परेचर मतलब क्या है कि आप कितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं जहां पे आप स्टेरलाइज कर रहे हैं, और कितनी देर के लिए आप टेम्परेचर दे रहे हैं। भी चीज को बॉईल करते हैं और उसको ढक देते हैं ऊपर से किसी प्लेट से, देखिए टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाता है, उसके अंदर बॉइलिंग जल्दी होती है। तो ड्यूरेशन और टेम्परेचर दे बोथ आर इनवर्सली कनेक्टेड टू ईच अदर। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर देंगे उतना ही कम ड्यूरेशन के लिए आपको स्टेरलाइज करना पड़ेगा। दूसरा फैक्टर होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेजिटेटिव फॉर्म में ही रहते हैं लेकिन कुछ स्पोर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये स्पोर फॉर्म क्या होता है मैं वीडियो में पहले समझा चुकी हूं। तो ये जो स्पोर फॉर्म्स होते हैं ये डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं एंड दे आर जनरली हीट रेजिस्टेंट। नाउ थर्ड फैक्टर जो गवर्न करता है हीट किलिंग प्रोसीजर में वो होता है कि एक तो हो गया कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम मारना चाहते हैं, दूसरा होता है हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं मारने के लिए। तो ऐसा ना हो कि जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो ही हीट लेबाइल हो, वो खुद ही खत्म हो जाए। तो टाइप ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि हम कौन से हीट किलिंग प्रोसीजर्स यूज कर रहे हैं। ड्राई हीट प्रोसीजर्स को हम एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है रेड हीट। तो जिन लोगों ने लैब्स में काम किया है तो देखिए इनोकुलेशन लूप आप सबको पता है, इट इज मेड अप ऑफ अ वायर, या जो फोर्सेप की टिप्स होती है या जो नीडल्स होती हैं वो स्टरलाइज की जाती हैं। इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो फ्लेम के ऊपर, जो बंसन बर्नर हमारा जो उसकी जो फ्लेम होती है उस पर रखा जाता है जब तक कि वो वायर जो है वो रेड हॉट ना हो जाए। दूसरा होता है फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग के अंदर आप रेड हॉट नहीं करते हैं उसको, बल्कि जो ग्लास स्लाइड्स हैं या जो स्कैल्पल्स हैं आपके, जो कल्चर ट्यूब्स की जो माउथ होता है, जो मुंह होता है जहां पे हमें लगता है कि बहुत ज्यादा बैक्टीरिया वहीं से आप आएगा, या जो कोनिकल फ्लास्क है उसका जो मुंह होता है उसको हम बंसन बर्नर की जो फ्लेम होती है उसके ऊपर से बस पास कर देते हैं, हम उसको रेड हॉट नहीं करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड फ्लेमिंग। तीसरा प्रोसेस होता है इंसिनरेशन। इस प्रोसेस के अंदर जो आपका इन्फेक्टिव मटेरियल होता है उसको आप बर्न करते हैं और उसकी राख बना देते हैं, इट इज टर्न इनटू एशेस। तो ये जो इंसिनरेटर एक टूल होता है उसको हम यूज करते हैं इंसिनरेशन के लिए, और इसके अंदर जनरली जो आपकी सॉइल्ड ड्रेसिंग्स होती हैं हेल्थ केयर में, या जो एनिमल कार्कासेस होते हैं, या बेडिंग्स होती हैं, या जो भी कोई आप पैथोलॉजिकल मटेरियल आप यूज कर रहे थे किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस के टाइम, उसको अगर आपको खत्म करना है ताकि वो और आगे इन्फेक्शन ना फैला दे किसी और को, तो आप उसको इंसिनरेट कर देते हैं। नेक्स्ट है हॉट एयर ओवन। ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड एक इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है जो कि लैब्स में पाया जाता है, और ये ड्राई हीट के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो ओवन होता है एक, उसके अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, और इसके अंदर एक फैन फिटेड होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन करता है हॉट एयर का, इवन डिस्ट्रीब्यूशन करता है चैम्बर के अंदर। और इसमें एक थर्मोस्टैट एक लगा होता है जो कि चैम्बर के अंदर होता है, और 160 डिग्रीज जनरली फॉर 2 आवर्स हम स्टेरिलाइज करते हैं। जो होल्डिंग टाइम होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। कहीं कहीं पर 170 डिग्रीज के लिए आप 1 आवर पे भी कर सकते हो, और 180 डिग्रीज पे 30 मिनट्स के लिए भी कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि टेम्परेचर और ड्यूरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो देखिए यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं। और जनरली ये जो हॉट एयर ओवन होता है ये यूज होता है ग्लासवेयर, जैसे कि ग्लास सिरिंजेस हैं, या पेट्री प्लेट्स हैं, फ्लास्क हैं, पिपेट्स, टेस्ट ट्यूब्स, और आपके स्कैल्पल्स, सिजर्स, फोर्सेप्स, इन सबको आप अगर स्टेरलाइज करना चाहते हैं तो आप लोग हॉट एयर ओवन का यूज करते हैं। अब बात करेंगे मॉइस्ट हीट स्टेरलाइजेशन की। अभी तक हमने मेथड्स पढ़े थे ड्राई हीट स्टेरलाइजेशन, जिसके अंदर सिर्फ आप टेम्परेचर रेज कर रहे हो, देयर इज नो यूसेज ऑफ वाटर इन इट।
नाउ विल कम टू मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, जिसके अंदर आप पानी को भी यूज कर रहे हो टेम्परेचर के साथ साथ। तो ये भी हमने 3 भागों में बांट रखे हैं, जिसमें आप टेम्परेचर जो है 100 डिग्री से नीचे लेकर आते हो, या फिर 100 डिग्री पर करते हो, या फिर 100 डिग्री से ऊपर लेके चले जाते हो। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी ऐसे मेथड जिसमें टेम्परेचर आप 100 डिग्री से नीचे लेकर आते हैं। अब ये 100 डिग्री टर्म कहां से आया? वाई ओनली 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाई नॉट 80, वाई नॉट 150? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो पहला जो प्रोसेस है दैट इज पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन आपने टर्म सुना होगा, दूध के लिए बहुत कॉमनली यूज होता है और इसके अंदर 2 तरीके होते हैं। एक होता है होल्डर मेथड, जिसमें हम 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट्स के लिए इसको ट्रीट करते हैं, और एक होता है फ्लैश मेथड, उसके अंदर आप 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 सेकेंड्स के लिए हीट करते हैं और फिर क्विकली उसको कूल कर देते हैं 13 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब पैस्चराइजेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मिल्क में? क्योंकि मिल्क के अंदर माइकोबैक्टीरिया और साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया होते हैं, और उसको ट्रीट करने के लिए हम पैस्चराइजेशन यूज करते हैं। और इसमें एक बैक्टीरिया होता है कोक्सिला बनेटी, जो कि सरवाइव करता है होल्डर मेथड पे। होल्डर मेथड में आप कूलिंग नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें ये जो है हीट रेजिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो उसके लिए आप फ्लैश मेथड यूज करते हैं। तो देखिए, आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा मेथड हम यूज कर सकते हैं किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। दूसरा मेथड है दोस्तों इंस्पिसेशन। इसके अंदर जैसे जो अलग अलग मीडियाज हैं, जैसे कि लॉन्स्टीन जेंसन मीडिया है या फिर लोफलर्स सीरम है, ये इनको अगर हमें स्टेराइल करना है तो हमें इसको 80 to 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको हीट करते हैं 30 मिनट्स के लिए डेली फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज। तो इस प्रोसेस को हम इंस्पिसेशन कहते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम इंस्पिसेटर कहते हैं। देखिए, इन सब पे आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही पर्टिकुलर मीडिया या किसी पर्टिकुलर चीज के लिए बहुत ही स्पेसिफिक मेथड्स यूज होते हैं, तो इस पर सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। तीसरा होता है वैक्सीन बाथ। तो इस मेथड के अंदर जो बैक्टीरियल वैक्सीन्स होती हैं उनको स्टेरिलाइज किया जाता है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं 1 घंटे के लिए। और कई बार जो सीरम होते हैं, जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, उनको भी हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं वाटर बाथ में रख के एट 56 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर सेवरल सक्सेसिव डेज। नेक्स्ट है दोस्तों लो टेम्परेचर स्टीम फॉर्मेल्डिहाइड स्टेरिलाइजेशन, जिसको हम LTSF भी कहते हैं। ये इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस कई उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और ये जो मेथड होता है ये उन मटेरियल्स के लिए यूज होता है स्पेसिफिकली जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है उसको विदस्टैंड नहीं कर सकते हैं, मतलब वो खुद खराब हो जाएंगे। तो इसके अंदर जो स्टीम है सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे यूज की जाती है। बेसिकली 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप स्टीम यूज करते हैं, और उसमें फॉर्मेल्डिहाइड वेपर यूज किया जाता है। तो जो बेसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल टू टेस्ट द एफिकेसी ऑफ दिस पर्टिकुलर टेस्ट। अब अभी तक मैंने आपको बताया था विद टेम्परेचर्स बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं बात करूंगी उन मेथड्स की जिसके अंदर टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड आप यूज करते हैं। तो सबसे पहला तो सभी को पता है विच इज बॉइलिंग। तो बॉइलिंग जो है इसके अंदर आप अगर 10 से 30 मिनट तक अगर आप किसी भी चीज को बॉईल कर देते हैं तो उसमें जितने वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, स्पोर्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, वेजिटेटिव सेल्स ज्यादातर किल हो जाते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन अगर आपको स्पोर्स किल करने हैं तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड मेथड फॉर दैट। सेकेंड मेथड है टिंडलाइजेशन। इस मेथड में स्टीम यूज होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉर 3 सक्सेसिव डेज। तो इसको आप इंटरमिटेंट स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। इंटरमिटेंट मतलब क्या होता है, आपने कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस किया, फिर उसको रोक दिया, फिर अगेन किया, फिर उसको रोक। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है टिंडलाइजेशन का, इट इज अप्लाइड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ एग या सीरम, या अगर मीडिया में शुगर है तो उसको हम करते हैं, क्योंकि देखिए शुगर जो होती है बहुत ज्यादा अगर आप उसको हीट करेंगे तो उसकी चारिंग हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों स्टीम स्टेरिलाइजिंग।
एक बहुत ही कॉमन स्टरलाइजर है जिसको हम कॉट्स एंड आर्नल्ड स्टरलाइजर्स कहते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि जो मीडिया जो होता है जिसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, ऑटोक्लेव में स्टरलाइज नहीं कर सकते हैं, उनको हम परफोरेटेड ट्रे मतलब जिसमें छेद होते हैं जिन ट्रेज में, उन पर रखते हैं और उनको स्टीम से ट्रीट करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर और एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये जो मीडिया है इसको हम 90 मिनट्स के लिए ट्रीट करते हैं। तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है कि हम जिससे वेजिटेटिव सेल्स को किल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है जो हम पढ़ेंगे अंडर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, वो है कि जब आप अंडर प्रेशर आप ट्रीट करते हैं किसी भी चीज को और टेम्परेचर आप रखते हैं 100 डिग्री से ऊपर। तो बहुत ही कॉमनली यूज्ड एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम ऑटोक्लेव कहते हैं। तो ऑटोक्लेव के अंदर आप क्या करते हैं, आप स्टीम प्रोवाइड करते हैं जो कि 100 डिग्री से ऊपर होती है, इसको हम सैचुरेटेड स्टीम कहते हैं। और ये जो सैचुरेटेड स्टीम होती है ये बैक्टीरियल प्रोटीन्स को कोएगुलेट कर देती है अपने मॉइस्ट हीट के चलते, और ये पेनिट्रेट कर जाती है किसी भी पोरस मटेरियल में। तो ऑटोक्लेव बेसिकली होता क्या है, ये एक मॉडिफाइड प्रेशर कुकर है, ये समझ लीजिए, जिसके अंदर या तो ये वर्टिकल फॉर्म में एक सिलेंडर होता है या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में सिलेंडर होता है। और इस पूरे इक्विपमेंट से एक थर्मोस्टैट जुड़ा होता है जो कि टेम्परेचर को मॉनिटर करता है और इलेक्ट्रिसिटी से चलता है दोस्तों ये जो ऑटोक्लेव होता है। सो एट द टाइम ऑफ स्टेरिलाइजेशन जो सिलेंडर है उसको हम फिल कर देते हैं एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर से और उसको थोड़ा सा प्री हीट करते हैं। उसके बाद जो टेम्परेचर होता है उसको हम 121.1 डिग्री सेंटीग्रेड इस पे सेट करते हैं और प्रेशर इसमें रहता है 15 साई, और जो स्टेरिलाइजेशन का जो आपका ड्यूरेशन है दैट इज 15 मिनट। नेक्स्ट मेथड है दोस्तों जिसमें हम ओजोन यूज करते हैं। देखिए ऑक्सीजन जो होता है दैट इज O2, और अगर O3 कर देती हूं मैं, एक और O जो है वो जुड़ जाता है तो उसको हम कहते हैं ओजोन। तो ओजोन स्टेरिलाइजर्स जो हैं वो यूज करते हैं ऑक्सीजन को, वाटर को और इलेक्ट्रिसिटी को, जिससे कि ऑक्सीजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू ओजोन्स। स्टरलाइजेशन प्रोसेस के टाइम ही ये ओजोन प्रोड्यूस होती है स्टरलाइजर के अंदर। और जो टेम्परेचर यूज होता है वो होता है 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके अंदर जो ओजोन है वो स्टेरिलिटी अश्योरेंस दे देती है अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स में। तो अगर आप 4 आवर्स तक यूज करते हैं इसको तो आपकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है दे कैन गेट किल्ड। नेक्स्ट प्रोसेस है दोस्तों फिल्ट्रेशन का। तो इन जो फिल्ट्रेशन मेथड्स हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स यूज होते हैं, तो हम एक एक करके उसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला है कैंडल फिल्टर। कैंडल फिल्टर जो है ये बहुत कॉमनली पहले यूज होता था जहां पे भी वाटर प्यूरिफायर्स यूज होते थे। आप थोड़ा गूगल आउट करिएगा कि अभी जो वाटर प्यूरिफायर्स हैं दे आर डिफरेंट, उसमें यूवी फिल्टर्स लगते हैं, लेकिन जो पहले पुराने आज से 50 साल पहले या 40 साल पहले जो फिल्टर्स यूज किए जाते थे घरों में पानी छानने के लिए उसमें कैंडल फिल्टर लगता था। तो ये जो फिल्टर्स हैं इनमें हॉलो कैंडल्स होती थी और जो वाटर है दे यूज्ड टू पास थ्रू द कैंडल्स फॉर प्यूरिफिकेशन। दूसरा फिल्टर है एस्बेस्टस डिस्क फिल्टर्स, और ये जो फिल्टर्स हैं ये मैग्नीशियम सिलिकेट के बने होते थे। तीसरा फिल्टर है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्ड, इसके अंदर बहुत ही फाइनली पाउडर्ड ग्लास पाउडर जो है मटेरियल जो है वो यूज किया जाता था। नेक्स्ट होता था ये बहुत कॉमनली यूज्ड नेक्स्ट दोस्तों मेम्ब्रेन फिल्टर्स, जो कि बहुत कॉमनली यूज होता है लैब्स में, और इसके अंदर आप सेल्यूलोज ईस्टर्स की मेम्ब्रेन्स यूज करते हैं और जो सॉल्यूशन है दैट इज पास थ्रू द मेम्ब्रेन फिल्टर्स। और अब फिल्टर का जो साइज होता है उस पर डिपेंड करता है आप कौन सा मटेरियल उसमें यूज कर रहे हैं फिल्ट्रेशन के लिए। तो जो पोर साइज है that can depend from 0.015 to 12 माइक्रोन, और जनरली जो बैक्टीरिया होता है उसके लिए हम 0.22 माइक्रोन का फिल्टर यूज करते हैं। तो इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन रेज होता है एमसीक्यूज में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, कि अगर हम बैक्टीरिया के लिए अगर हम फिल्ट्रेशन मेथड यूज कर रहे हैं तो जो फिल्टर है उसका पोर साइज क्या होता है, तो उसका जवाब होता है 0.22 माइक्रोन।
नेक्स्ट तरीके के फिल्टर्स हैं दोस्तों एयर फिल्टर्स। ये अगेन अगर आप लोग ने लैब में काम किया है तो लैमिनार फ्लोर पर जरूर काम किया होगा, तो वहां पे एयर फिल्टर्स यूज होते हैं जिसके अंदर आप चैम्बर्स देते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया फ्री एयर सप्लाई होती है, और इनको इसी वजह से हम हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स भी कहते हैं, जिसको हीपा कहते हैं, बहुत कॉमनली यूज्ड होता है। तो इस पे जो क्वेश्चन आता है वो होता है दोस्तों कि जो लैमिना और एयर फ्लो चैम्बर्स होते हैं उसमें कौन से फिल्टर्स लगे होते हैं, तो उसका जवाब है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, जिसको हम कॉमनली कहते हैं हीपा फिल्टर्स। नेक्स्ट फिल्टर है सिरिंज फिल्टर्स, और इसके अंदर क्या होता है, जो नॉर्मल आपकी सिरिंज होती है जिससे इंजेक्शन लगता है उसके आगे आप एक मेम्ब्रेन यूज कर सकते हैं, और उस मेम्ब्रेन का पोर साइज आप चेंज कर सकते हैं ऑब्वियसली, और उसके बेसिस पर आप अलग अलग चीजों को फिल्टर कर सकते हैं। इसका एक ही लिमिटेशन है दोस्तों कि जो पोर साइज है वो इतने छोटे नहीं होते हैं कि आप वायरस को उससे फिल्टर कर सके और बाहर कर सके। और इसी वजह से देखिए अभी जो कोविड-19 के टाइम अभी जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं वो कहते हैं सर्जिकल मास्क लगाइए या N95 मास्क लगाइए, उसमें यही होता है, या डबल मास्किंग करिए, क्योंकि वायरस बहुत ही छोटा होता है तो वो इजीली क्रॉस कर सकता है किसी भी फिल्टर से, तो उसके लिए स्पेशल फिल्टर्स अभी मास्क में बनाए गए हैं। लेकिन ये जो कॉमनली यूज फिल्टर्स हैं दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर वायरस पर्पस। अब हम बात करेंगे जो तीसरा मेथड है फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन में, दैट इज रेडिएशन। तो रेडिएशन में मैंने पहले भी आपको बताया था कि दो तरीके की रेडिएशंस होती हैं, एक होती है आयनाइजिंग रेडिएशंस और दूसरी होती है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। तो आयनाइजिंग रेडिएशंस पे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि आपको रेज का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इससे कौन सा मेथड जुड़ा होता है। तो देखिए अगर गामा रेज, एक्स रेज या कॉस्मिक रेज का नाम आता है तो बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है, और इसीलिए जो रेडिएशंस होती हैं दे आर वेरी लीथल टू सेल्स। लीथल मतलब वो उनको मार देंगी। तो जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं दे आर किल्ड बिकॉज ऑफ द डैमेज टू द डीएनए। और गामा रेडिएशंस फ्रॉम अ कोबाल्ट 60 सोर्स दैट इज कॉमनली यूज्ड और कमर्शियली भी यूज होती हैं ये फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ डिस्पोजेबल आइटम्स, और इस प्रोसेस को हम कोल्ड स्टरलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें हीट जनरेट नहीं होती है या हीट यूज नहीं होती है। दूसरा मेथड है दोस्तों नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। इसके अंदर हम जनरली यूवी रेज या इंफ्रारेड रेज यूज करते हैं, और ये जो दोनों रेज होती हैं ये मास स्टरलाइजेशन में यूज होती हैं, जैसे कि सिरिंजेस हैं या कैथेटर्स हैं, इन सबको अगर आपको एक साथ स्टेरलाइज करना है तो दे आर पास्ड थ्रू इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो यूवी रेडिएशन और इंफ्रारेड रेडिएशन ये नाम कहाँ से आया है इसको भी थोड़ा सा समझ ले। तो देखिए जो भी सूरज से जो भी रेडिएशंस निकलती हैं तो उसमें बहुत कॉमनली जो हम आंखों से देख सकते हैं दैट इज कलर लाइट, और वो हमें पता है कि किससे बनी होती है, विबग्योर से बनी होती है। वी स्टैंड्स फॉर वायलेट, देन इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो देखिए वी सबसे पहले आया है तो दैट इज वायलेट। अब ये नाम वी सबसे पहले क्यों आया है और आर सबसे बाद में क्यों आया है, तो वी जो होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, और आर जो है यानी कि रेड उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो जो वेवलेंथ वी की सबसे कम है उससे भी कम अगर कोई वेवलेंथ है, उससे पहले की जो वेवलेंथ है उसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट, और इसी तरीके से जो आर है उसके आगे जो वेवलेंथ है यानी कि उससे बड़ी जो वेवलेंथ है उसको हम कहेंगे इंफ्रारेड। सो डिपेंडिंग ऑन द वेवलेंथ उसी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी, और इन दोनों से रिलेटेड होती है कितनी एनर्जी वो दे सकते हैं कहीं पर भी जहां पे भी हिट करेंगे। तो यूवी रेडिएशंस जो होते हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो 240 नैनोमीटर से 280 नैनोमीटर तक होती है, और इसमें बहुत ही ज्यादा बैक्टीरिसाइडल कैपेसिटी होती है। देखिए दो टर्म्स यूज होते हैं, बैक्टीरिसाइडल और एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। तो जहां पे भी साइडल टर्म आया है इट मींस किलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जहां पे स्टैटिक वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब होता है कि आपने उसकी ग्रोथ को वहीं पे रोक दिया है, अब वो आगे ग्रो नहीं करेगा। तो जो यूवी रेडिएशंस होती हैं ये प्रोटीन डीनेचुरेशन कॉज करती हैं, और जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है मैंने पहले भी बताया था कि यूवी रेज दे बाइंड टू थायमीन
एंड दे कॉज थायमिन थायमिन डाइमर, जिससे कि डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि ये हम सबको पता है कि थायमिडीन जो होता है उसको एडिनोसिन के साथ ही जुड़ना होता है विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड, और तभी डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोसेस हो सकता है आगे। तो यूवी रेडिएशंस जो होती हैं ये स्टेरिलाइजेशन ऑफ क्लोज एरियाज या जो सरफेस होते हैं ऑपरेशन थिएटर्स के या लैमिनार एयर फ्लोर, यहाँ पे ये सब यूज होती हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे केमिकल मेथड्स की। तो केमिकल में मैंने आपको बताया था कि दो तरीके होते हैं, एक होता है लिक्विड फेज डिसइंफेक्टेंट्स और एक होता है वेपर फेज डिसइंफेक्टेंट्स। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लिक्विड फेज डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में, और सबसे पहली जो कैटेगरी मैं ले रही हूं वो है अल्कोहल्स। तो बहुत ही कॉमनली लैब्स में जो हम डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं दैट इज 70% इथाइल अल्कोहल। अब ये 70% ही क्यों होता है, 100% क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो 70% मतलब क्या होता है कि अगर आपने 100 ml बनाया है तो उसमें 70 ml जो है दैट इज इथाइल अल्कोहल और 30 ml जो है आप पानी मिला देते हैं उसमें, तो उसकी एफिकेसी जो होती है 70%। तो ये एक स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन होता है जो कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर पेनिट्रेट कर सकता है और उसको किल कर सकता है। 100% इथाइल अल्कोहल की डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज, उसकी एफिकेसी उतनी नहीं होती है जितनी 70% की होती है। तो जो अल्कोहल्स यूज होते हैं वो होते हैं इथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। जो लोग केमिस्ट्री जानते हैं, इथाइल अल्कोहल इज C2H5OH और जो प्रोपाइल अल्कोहल उसमें 3 कार्बन होते हैं। तो और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है मतलब जो बीच वाला कार्बन है उस पे OH ग्रुप जुड़ा होता है। तो ये जो दोनों अल्कोहल्स होते हैं ये प्रोटीन डीनेचुरेशन कर देते हैं बैक्टीरियल प्रोटीन्स का, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 70% इथाइल अल्कोहल जो है ये स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन होता है डिसइंफेक्शन के लिए, और ये स्किन एंटीसेप्टिक्स के लिए भी यूज होता है, आप अपने हाथ इससे साफ कर सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट जो केमिकल यूज होता है दे आर एल्डिहाइड्स, और इसमें मोस्ट कॉमनली जो एल्डिहाइड यूज होता है दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में एक ही कार्बन होता है। तो ये बैक्टीरिसाइडल होता है, स्पोरिसाइडल होता है यानी कि ये स्पोर्स को भी किल करता है, और विरुसाइडल भी होता है यानी कि ये वायरस पे भी एक्ट कर सकता है। और ये दोनों तरीके से यूज होता है, इन गैशियस फॉर्म या फिर एक्वस फॉर्म। और लिक्विड फॉर्म में जो है ये 10% फॉर्मलिन सॉल्यूशन इसका एक स्टैंडर्ड केमिकल डिसइंफेक्टेंट होता है, और इसको आप यूज कर सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ टिश्यूज फॉर हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। हिस्टोलॉजिकल मतलब जब हम टिश्यूज की बात करते हैं, हिस्टोलॉजी इज रिलेटेड टू टिश्यूज, या फिर आप स्टरलाइज करते हैं बैक्टीरियल वैक्सीन्स को, या फिर आप टॉक्सिन्स जो या टॉक्सॉइड्स प्रिपेयर करते हैं वहां पे फॉर्मेल्डिहाइड यूज होता है। उसके बाद जो दूसरा एल्डिहाइड है दैट इज ग्लूटरएल्डिहाइड, और इसकी जो एक्टिविटी होती है सबसे बहुत कॉमनली यूज होता है अगेंस्ट द बैक्टीरिया लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का जो टीबी कॉज करता है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, या फिर फंजाई या फंगस या वायरस जो होते हैं जैसे कि HIV वायरस या हेपेटाइटिस B वायरस, इनके अगेंस्ट ये ग्लूटरएल्डिहाइड यूज होता है। और अब देखिए माइकोबैक्टीरियम की बात आ गई है तो इट कैन किल स्पोर्स, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो स्पोर्स बहुत इजीली बना देता है, और इसको हम 2% बफर्ड सॉल्यूशन में यूज करते हैं। और जितने भी जैसे एंडोस्कोपी में या ब्रोंकियोस्कोपी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, या फिर आपके प्लास्टिक एंडोट्रैकियल ट्यूब्स जो होती हैं जब हम या फेस मास्क जो होते हैं या मेटल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो एंडोस्कोपी में यूज होंगे, या साइटोस्कोप्स जो होते हैं उनको हम ट्रीट करते हैं ग्लूटरएल्डिहाइड से। सो नेक्स्ट जो एल्डिहाइड है दैट इज ऑर्थोप्थैल एल्डिहाइड, जिसको हम OPA भी कहते हैं, और ये भी एक बहुत हाई लेवल का डिसइंफेक्टेंट है, और इसको हम यूज करते हैं 0.5% पे, और ये स्पोरिसाइडल भी होता है। लेकिन ये OPA जब हम यूज करते हैं तो हमें बहुत प्रिकॉशंस यूज करने के साथ यूज करना चाहिए, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और आईज में इरिटेशन भी कॉज कर देता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों फिनॉल्स की। सबसे पहले हमने पढ़ा अल्कोहल्स, देन एल्डिहाइड्स एंड देन फिनॉल्स। तो फिनॉल में जो लिस्टर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्टर वाज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, और लिस्टर से आप किसको कोरिलेट कर सकते हैं, एक माउथ वॉश होता है जिसका नाम होता है लिस्टरीन। तो लिस्टरीन जो वर्ड है वो लिस्टर से आया है। हु वाज लिस्टर? लिस्टर वाज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। तो इन्होंने सबसे पहले फिनॉल को यूज किया था फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स,
और जो फिनॉल होता है ये एक डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है और सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है ये, और स्किन के लिए भी बहुत टॉक्सिक होता है। इसीलिए जब हम आप फिनॉल्स अगर यूज कर रहे हैं बहुत हायर कंसंट्रेशन में, तो आपको बहुत ध्यान में रखना चाहिए। जब भी हम लैब में फिनॉल्स यूज करते हैं जैसे कि डीएनए आइसोलेशन में या और दूसरे मेथड्स में, तभी भी ये होता है कि फिनॉल हैव टू बी यूज्ड वेरी कॉशियसली। तो जो डिफरेंट डेरिवेटिव्स है फिनॉल्स की, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, लैब्स में नहीं अपने घरों में यूज करते हैं, वो उनके बारे में भी जान लेते हैं। और वो ऐसे डेरिवेटिव्स हैं जो आप बचपन से जिनका नाम सुनते चले आए हैं। तो सबसे पहला है उसमें क्रिसॉल्स, और क्रिसॉल का जो बहुत ही कॉमन कमर्शियल एग्जाम्पल है वो है लाइजॉल। लाइजॉल के आप बहुत एड्स टीवी पर देखते होंगे। तो इनको हम लाइजॉल को यूज करते हैं ग्लासवेयर या फ्लोर, इन सबको स्टेरलाइज करने के लिए। दूसरा है क्लोरहेक्सिडिन, और इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है क्लोरहेक्सिडिन सॉल्यूशन का, वो है सैवलॉन। और ये आप कहाँ यूज करते हैं? वुंड्स पे, या फिर अगर आपको ऑपरेशन से पहले डिसइंफेक्शन ऑफ स्किन करना है तो वहां पे सैवलॉन यूज होती है। और ये दिस इज बैक्टीरिसाइडल इन नेचर, और इसमें एंटी फंगल एक्टिविटी भी होती है, यानी कि फंगस को भी ये किल करती है। तीसरा डेरिवेटिव फिनॉल का जो बहुत कॉमनली यूज होता है दैट इज क्लोरोक्साइलिनॉल, और डेटॉल इज वेरी कमर्शियली अवेलेबल डेरिवेटिव, या इसका कमर्शियली अवेलेबल काउंटर पार्ट है क्लोरोक्साइलिनॉल सॉल्यूशन का। और नेक्स्ट है दोस्तों हेक्सा क्लोरोफिन, ये इसमें भी बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी होती है। उसके बाद हम बात करेंगे हैलोजेंस की। सबसे पहले हमने पढ़ा अल्कोहल, फिर हमने पढ़ा एल्डिहाइड्स, देन फिनॉल्स एंड देन हैलोजेंस। तो हैलोजेंस में क्लोरीन और आयोडीन ये बहुत ही कॉमनली यूज डिसइंफेक्टेंट्स हैं, और ज्यादातर ये वाटर सप्लाईज में या स्विमिंग पूल्स में, इन सब में काम में आता है। आप कहीं भी स्विमिंग पूल में जाएंगे तो दैट इज क्लोरीनेटेड वाटर जहां पे वो यूज होता है। और क्लोरीन जो कंपाउंड है इसके और भी अलग अलग डेरिवेटिव्स आपको घरों में मिल जाएंगे, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर। और अभी आजकल जो सैनिटेशन के लिए जो कोविड के बाद अगर किसी के घर में कोविड हो जाता है तो बाद में जो आप सैनिटेशन के लिए किसी को बुलाते हैं तो जो लिक्विड स्प्रे करके जाते हैं दैट इज सोडियम हाइपोक्लोराइट लिक्विड, 1% सोल्यूशन बनता है उसका। और क्लोरामीन्स, ये तीनों डेरिवेटिव्स हैं हैलोजेंस के। और ये किस तरह से काम करता है? ये फ्री क्लोरीन को रिलीज करता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव एजेंट बन जाता है। देखिए दोस्तों, आपको ये पता करना बहुत जरूरी है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा प्रोसीजर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। अब जैसे हैलोजन से इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा क्या वो रिलीज कर देता है, कौन सा ऐसा काउंटर पार्ट बन जाता है विच किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव एजेंट बन जाता है अगर फ्री क्लोरीन रिलीज होती है तो। इसी तरीके से जो आयोडीन है, ये अगर अल्कोहलिक और एक्वस सॉल्यूशन में आप यूज करते हैं तो ये स्किन डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है। और इनको जो ये कंपाउंड्स होते हैं जो आयोडीन के होते हैं, जो कि सरफेस एक्टिव एजेंट्स की तरह काम करते हैं, इनको हम आयोडोफोर्स कहते हैं। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर आयोडोफोर्स एंड व्हाट आर दे यूज्ड फॉर। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की, और इसके भी जो डेरिवेटिव्स हैं बहुत कॉमनली यूज्ड होते हैं, जैसे कि पहला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? H2O2, और ये 3 to 6% में कंसंट्रेशन में काम में लिया जाता है। और इसके अंदर भी दोस्तों फ्री हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि ये डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड पर बनते हैं। और ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं यही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि डिसइंफेक्शन के प्रोसेस को आगे कार्यान्वित करते हैं। दूसरा है दोस्तों पर एसिटिक एसिड। ये भी एक बहुत ही पोटेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जर्मिसाइडल एजेंट है, और इट इज बेटर देन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों सॉल्ट्स की। तो जो हैवी मेटल के सॉल्ट्स होते हैं उनमें भी बैक्टीरिया को मारने की क्षमता होती है, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, मरकरी के जो सॉल्ट्स हैं दे आर यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट्स। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? ये प्रोटीन को कोएगुलेट कर देते हैं, और जो सल्फाइड्रल ग्रुप्स हैं जो प्रोटीन बैक्टीरियल प्रोटीन के उसके साथ ये रिएक्ट करते हैं और प्रोटीन की एक्टिविटी को रोक देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे डाइज की। डाई क्या होती है? डाई इज एनीथिंग विच रिएक्ट्स विद सम प्रोटीन एंड गिव कलर।
तो इसमें दो ग्रुप्स हैं डाइज के, एक पहला है एनिलीन डाई और दूसरा है एक्रिडीन डाइज। ये स्किन और वुंड एंटीसेप्टिक्स के तौर पर यूज की जा सकती है और दोनों ही डाइज में बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी होती है। बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी के बारे में मैं वीडियो में पहले ही समझा चुकी हूं। तो इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे कि ग्रुप्स जो होते हैं, जैसे एनिलीन डाइज है तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिस्टल वॉयलेट किस तरीके की डाई है, या ब्रिलियंट ग्रीन किस तरीके की डाई है, या मैलाकाइट ग्रीन किस तरीके की डाई है। सो यू नीड टू मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स कि कौन सी डाइज के कौन से ग्रुप्स होते हैं। तो देखिए एनिलीन डाइज जो होती हैं दे इंक्लूड क्रिस्टल वॉयलेट, ब्रिलियंट ग्रीन एंड मैलाकाइट ग्रीन, और जबकि एक्रिडीन डाइज इंक्लूड एक्रीफ्लेविन, कुफ्लेविन, प्रोफ्लेविन एंड अमीनाप्राइन। इसके बाद दोस्तों लास्ट टॉपिक पे हम लोग आ गए हैं और वो है वेपर फेज डिसइंफेक्टेंट। बहुत कॉमनली जो यूज होते हैं मैं उन्हीं को यहाँ पे आपको बता रही हूं। तो पहला है इथाइलिन ऑक्साइड, जिसको हम ETO भी कहते हैं। ये एक कलरलेस लिक्विड होता है एंड इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग वायरस एंड स्पोर्स ऑल्सो। तो ये किस तरीके से एक्ट करता है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बैक्टीरिया के या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, उसके जो अमीनो कार्बोक्सिल ग्रुप हैं, देखिए कोई भी प्रोटीन है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं अमाइनो एसिड। हर अमाइनो एसिड में नाम से पता चल रहा है अमाइनो और एसिड, एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप COOH ग्रुप होना बिल्कुल जरूरी है, उसी से नाम पड़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड। और अमाइनो ग्रुप मतलब होता है NH3 या NH2 ग्रुप। तो अमाइनो कार्बोक्सिल जो ग्रुप है वो होगा ही होगा किसी भी प्रोटीन में, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल मतलब OH, जहां कहीं भी OH ग्रुप आएगा, या सल्फाइड्रिल ग्रुप, जैसे बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, सिस्टीन है, मिथ्योनिन है, इन सब में सल्फाइड्रिल ग्रुप्स होते हैं, उन सबको ये एल्काइलेट कर देता है। एल्काइलेट मतलब क्या होता है, उस पर एल्कीन ग्रुप जोड़ देता है, तो अब वो फ्री नहीं रहते हैं काम करने के लिए। तो अगर आपने किसी के हाथ पैर बांध दिए तो वो काम कैसे करेगा, तो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अमीनो कार्बोक्सिल ग्रुप हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं या सल्फाइड्रिल ग्रुप्स हैं, उसको एल्काइलेट कर देता है, तो प्रोटीन इज नॉट एबल टू वर्क। और ये क्या करता है, इसी के साथ साथ ये रिएक्ट करता है DNA और RNA के साथ भी। तो दो तरीके से ये हिट करता है, एक तो प्रोटीन्स पे वार कर रहा है और दूसरा न्यूक्लिक एसिड पे वार कर रहा है। और ETO जो होता है इसको हम स्टरलाइज करने के लिए यूज करते हैं, जैसे प्लास्टिक या रबर आर्टिकल्स हैं या रेस्पिरेटर्स हैं या हार्ट लंग मशीन्स हैं या डेंटल इक्विपमेंट्स हैं, इन सबको स्टरलाइज करने के लिए हम इथाइलिन ऑक्साइड यूज करते हैं। दूसरा है दोस्तों बीटा प्रोपाइलोलैक्टोन, जिसको हम बहुत कॉमनली BPO भी कहते हैं। ये जो BPO होता है ये कीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड इन दोनों का कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है और 0.2% में इट इज वेरी इफेक्टिव और इट इज मोर एफिशिएंट दैन फॉर्मेल्डिहाइड। कहाँ पे, फ्यूमिगेशन अगर हम करते हैं तो। फ्यूमिगेशन क्या होता है, हम वेपर फेज में स्टरलाइज करते हैं किसी भी चैम्बर को जहां पे भी फंगस का खतरा होता है, तो थोड़े थोड़े दिनों में लैब का फ्यूमिगेशन करना बहुत जरूरी होता है। जो लोग भी लैब में काम करते हैं दे ऑल नो दैट। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। मैंने आपको डिस्कस किया बहुत ही डिटेल में और ऑलमोस्ट जितने भी तरीके हो सकते थे मैंने सबको कवर अप करने की कोशिश की है कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम अलग अलग मटेरियल्स को स्टरलाइज कर सकते हैं। कुछ टर्म्स हमने जानी कि डिसइंफेक्शन, स्टेरिलाइजेशन, सैनिटेशन, एसेप्सिस, इन सब में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसके कंटेंट्स पसंद आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।